अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कस करने जा रहे SHRD टेस्ट का जो लास्ट टेस्ट है इस सीज़न का, उसकी फ़िज़िक्स के कोर्स की डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो MCQ 123 है। इन अ साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ओवर वन कंप्लीट साइकिल। ये जो क्वेश्चन है ये थर्मोडायनेमिक्स से है और इसमें साइक्लिक प्रोसेस की बात की गई है। साइक्लिक प्रोसेस में हम कहते हैं कि जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो वो सेम हो। अगर हम PV डायग्राम में इसको ड्रा करें, सपोज यहाँ से साइकिल स्टार्ट हुआ है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे दोबारा के ख़त्म हुआ है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या रहते हैं, वो सेम रहते हैं। अब इसमें इंटरनल एनर्जी का पूछा गया है। हमें पता है कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या होती है, वो सेम रहती है। तो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो या इंटरनल एनर्जी हो, तमाम के तमाम आपके पास क्या है, स्टेट फंक्शंस है, स्टेट वेरिएबल्स है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के हमेशा के लिए बराबर होगी और अगर आप इसमें चेंज निकालेंगे तो चेंज हमेशा के लिए किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालें, चेंज इन प्रेशर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, तमाम के लिए चेंज किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो 123 में ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, इज़ ऑलवेज ज़ीरो। 124 है, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ कंप्रेशन एंड इट्स नियरेस्ट रियरफेक्शन इज। हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशन एंड रियरफेक्शंस पे मुश्तमिल होती है। जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रियरफेक्शंस करती है। तो दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के दरमियान जो फासला हम कहते हैं वो लिम्डा के बराबर है। दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हो या दो कंसेक्यूटिव रियरफेक्शन हो, उनके दरमियान लिम्डा के बराबर है। लेकिन अगर एक कंप्रेशन है और साथ में दूसरा नियरेस्ट रियरफेक्शन है तो फिर ये जो डिस्टेंस होगा ये लिम्डा बाई 2 के बराबर होगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर D है। ठीक है। MCQ 125 है, द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैविंग लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए लिखेंगे तो वो है F1 इज इक्वल टू V/2L के बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। V की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 332 और लेंथ कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की आपके पास लेंथ गिवन है। अब इस सेंटीमीटर को अगर हम कन्वर्ट करें किस में, मीटर में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5 मीटर। ठीक है। सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 2 2 भी आपस में कैंसिल, तो मतलब क्या रह गया, 332 हर्ट्ज इसकी वैल्यू रह गई। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की इस केस में 332 हर्ट्ज होगी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 126 है, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द टू ट्यूनिंग फॉर्क A and B are 250 and 255 hertz respectively. Both are sounded together. How many beats will be produced in 5 seconds? नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड आपके पास कितना है, उसके लिए फार्मूला है आपके पास FA माइनस FB। डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज की अगर आप बात करें तो 255 माइनस 250, नंबर ऑफ बीट्स 5। ये नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड कितने हैं, 5 है। अगर आपसे कहते हैं कि 5 सेकंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होंगे, तो हर सेकंड में 5 है, तो 5 में आपके पास 5 × 5 क्या हो जाएगा, 25। एक सेकंड में 5 है तो 5 सेकंड्स में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 25 बीट्स। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें B है। 127 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज द सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। अगर फर्स्ट ओवरटोन के पास F2 है, क्लोज्ड का F2 और ओपन का F2 अगर आपस में क्या हो, वो सेम हो। क्लोज का F2 बराबर होता है 3F1 और ओपन का 2F1 के बराबर है। क्लोज्ड का F1 फंडामेंटल V/4L के बराबर है, जबकि इसका किसके बराबर है, V/2L के बराबर है। ठीक है। अब आपसे पूछ रहे कि फ्रीक्वेंसीज का क्या निकालें,
इन फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज का रेशो निकाले तो फर्ज करें F2 बाय F2 दोनों की फंडामेंटल, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड के लिए किसके बराबर है 3F1 और ओपन के लिए किसके बराबर है 2F1। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि F1 किसके बराबर है V बाय 4L डिवाइडेड बाय ये किसके बराबर V बाय 2L। अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो 3V बाय 4L मल्टीप्लाई बाय 2L डिवाइड बाय 2V, L के साथ कैंसिल, VV के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, तो 3 बाय 4 रह गया। तो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेशियो ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप टू द ओपन ऑर्गन पाइप दैट इज 3:4, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं और वो ये है कि अगर आपके पास दो सिमिलर पेंडुलम हो और वो वाइब्रेट कर रहे हैं विद द एम्पलीट्यूड ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। पेंडुलम सेम है, मतलब लेंथ सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है डिफरेंट है। हमें पता है कि एनर्जी का सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ रिलेशन हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर है, मतलब एनर्जी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप दो एनर्जीज का आपस में रिलेशन निकालते हैं और एम्पलीट्यूड के साथ, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा x नॉट 1 का होल स्क्वायर x नॉट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एक एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर गिवन था, जबकि दूसरा क्या गिवन था आपके पास 9 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर का, तो इसका स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर आपस में कैंसिल, 1/9। अगर ये स्क्वायर है तो 1 का ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 9 आएगा, तो 1/9 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। तो दोनों एनर्जीज का जो रेशो होगा इन एम्पलीट्यूड्स के लिए 1/3 के लिए 1/9 आएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 1:3। 129 है, अ पार्टिकल इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर एट द एक्सट्रीम पोजीशन, द फोर्स इज 8 न्यूटन। फोर्स कितना है 8 न्यूटन। फर्स्ट करिए आपके पास मीन पोजीशन है और ये क्या है एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन है और ये क्या है एक्सट्रीम है, ये प्लस एक्सट्रीम है और ये माइनस एक्सट्रीम, माइनस x नॉट के बराबर। ठीक है, अब ये कह रहे कि यहां से यहां तक का फासला 2 सेंटीमीटर का है। इस पॉइंट पे जब आप, हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है उसका x के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, जितना x ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा। एक्सट्रीम पे अगर x की वैल्यू x नॉट के बराबर हो और ये एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम पे इन्होंने कहा है कि आपके पास फोर्स की वैल्यू क्या थी 8 न्यूटन थी। तो इन दोनों के मीन और एक्सट्रीम के हाफ फासले पे, मतलब x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, चूंकि फोर्स x पे डिपेंडेंट है। अगर आप x की वैल्यू को डबल करेंगे फोर्स डबल होगा, अगर x की वैल्यू को हाफ करेंगे फोर्स हाफ हो जाएगा। तो 8 न्यूटन x नॉट पे है तो x नॉट बाई 2 पे क्या हो जाएगा 4 न्यूटन। तो इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 न्यूटन हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, रेशो लिया गया है द रेशो ऑफ SI टू CGS यूनिट्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स K की बात हो रही है, F इज इक्वल टू KX जो है हुक्स लॉ, उसमें K की वैल्यू की बात हो रही है। हमें पता है कि K की वैल्यू जो है वो बराबर है, अगर आप रखते हैं F इज इक्वल टू KX रिस्टोरिंग फोर्स, तो K इज इक्वल टू F बाई X हो जाएगा, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर। तो कह रहे कि अगर आप न्यूटन पर मीटर आपके पास है तो इसका और SI यूनिट का और CGS यूनिट का आपस में रेशो निकालें। तो हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर जो है इसकी वैल्यू 1 न्यूटन कितने डायन्स के 10⁵ डायन के बराबर है, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं 10⁻² सेंटीमीटर है। ये डायन पर सेंटीमीटर ये CGS सिस्टम के यूनिट है और ये SI के हैं। तो अगर आप SI यूनिट पे CGS के यूनिट को डिवाइड करें, ये आपके पास रेशो बन जाएगा SI का किसके साथ CGS के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या रह गया 10⁵ और ये 10⁻², ये 2 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आपके पास आंसर आएगा। तो द रेशो ऑफ देम विल बी इक्वल टू A 10⁻3। 131 है, a particle executing simple harmonic motion of amplitude 5 cm has a maximum speed of 31
0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज, अच्छा जब बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पे होती है, वो हम लिखते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एम के बराबर, या v इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एक्स एम। फ्रिक्वेंसी निकालनी है तो v डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एक्स एम हो जाएगा। स्पीड कितनी गिवन है हमें, 31.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एम कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 31.4, तो ये भी 31.4 ऊपर भी 31.4 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। सो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है 1 हर्ट्ज के बराबर आपके पास आ जाएगा। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 31.4, ठीक है। तो द रिजल्ट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। 132 की तरफ आते हैं, एमसीक्यू 132 एमसीक्यू में क्या है, if r is the maximum horizontal range of a particle then the greatest height attained by it। maximum range हमें पता है कि 45 डिग्री पे है, थीटा 45 डिग्री पे हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है। और अगर आप इस एंगल पे रेंज और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपस में रिलेट करें तो आपके पास फार्मूला है r इज इक्वल टू 4h। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज है और इसकी वैल्यू 4 टाइम्स h के बराबर होती है इस एंगल पे। अगर आपने इस एंगल पे मैक्सिमम रेंज के लिए हाइट की वैल्यू मालूम करनी है तो आप 4 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो r बाई 4 इज इक्वल टू h हो जाएगा। तो दैट विल बी मैक्सिमम हाइट फॉर दिस एंगल which is equal to r by 4। So the correct option is option number D। 133 है, a body of mass m is moving in a horizontal circle of radius r under centripetal force equal to minus k by r square where k is a constant। The kinetic energy of the particle, एक बॉडी है जो कि एक पार्टिकल है जो कि या मास है जो कि एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है आपके पास गिवन है माइनस के बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव साइन शोज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है आपने लिखा ये आपको गिवन है माइनस के बाई आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर है एम वी स्क्वायर ओवर आर के, ठीक है, और माइनस के बाई आर स्क्वायर। चूंकि हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप इस तरह करें कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालने के लिए दोनों साइड्स को 2 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 इंटू आर और ये के बाई 2 आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आर के साथ एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे रह गया एम वी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ के बाई 2 आर हो जाएगा, ठीक है। एम वी स्क्वायर by 2 that is kinetic energy, that is the kinetic which is equal to k by 2 into r। so that is the correct relation for the kinetic energy in this case। तो option number C इसमें correct है, ठीक है। now next question है 134, an electric current of 5 ampere is, 5 ampere का करंट है। हमें पता है कि करंट किसके बराबर है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो 5 एम्पियर को मैं लिख सकता हूँ 5 कूलम पर सेकेंड, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर 1 सेकेंड में एक वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है 1 सेकेंड में तो करंट कितने एम्पियर का होगा 5 एम्पियर का होगा। अगर 1 सेकेंड में 10 कूलम का चार्ज पास हो रहा है तो करंट कितना होगा 10 एम्पियर का होगा, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी, ऑप्शन सी। 135 है, a wire moving perpendicular to the magnetic field experience induced EMF V, at what angle would EMF become half। हमें पता है कि EMF का जो फार्मूला है फॉर द करंट फॉर द कंडक्टर मूविंग अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड वो है E इज इक्वल टू VBL साइन ऑफ थीटा। अगर हम एंगल की वैल्यू को रखें 30 डिग्री तो याद रखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 जिसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ। सो अगर ये बाकी क्वांटिटीज आपके पास कांस्टेंट हो तो साइन 30 आपके पास 1/2 तो आपके पास इनिशियल के मुकाबले में EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी। इट विल बिकम हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो EMF हाफ होगी अगर एंगल आपके पास क्या हो 30 डिग्री हो, ठीक है। नेक्स्ट है an ideal transformer when potential difference is double the current is। ideal transformer वो होता है कि जिसमें input power is equal to output power हो, power input will be equal to power output, power लॉस अगर ना हो। तो
ये हमें ये शो करता है कि पावर जो है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब आपके पास पावर आइडियल ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट हो तो पावर आई वी के बराबर होता है। और ये रिलेशन हमें ये शो करता है कि आई और वी के दरमियान रिलेशन क्या है, इनवर्स है फॉर द कांस्टेंट पावर। अब अगर आप पोटेंशियल को डबल करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। 137 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कैपेसिटर विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज। आपके पास कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये उसके प्लस प्लेट है और ये उसका कौन सा प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा के बराबर। अगर आप यहाँ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करेंगे तो आपने गाज़ लॉ का जो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ा है कि पैरेलल प्लेट के केस में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, तो वही रिजल्ट इसके लिए भी आप लिख सकते हैं, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। 138 है a graph of pressure versus volume for an ideal gas for different process is shown in the graph curve OC represents। आपके पास जो नेक्स्ट ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ के चारों एप्लीकेशन या प्रोसेस गिवन है। P वर्सेस V डायग्राम में ये प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, so that line that is called isochore, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर की वैल्यू चेंज हो रही है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर इस तरह का लाइन आपको देखने को मिले, ये वाला, इट मींस के वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन प्रेशर की वैल्यू में चेंज नहीं आ रही, दैट इज आइसो आर। ठीक है, अगर आपके पास ये वाला आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड आइसोथर्म, और इससे भी अगर डीपर हो तो दैट विल बी कॉल्ड एडिएबेट। ठीक है, तो यहाँ पे OC इस लाइन का पूछा गया है एंड दैट विल बी द एडिएबेट। एडिएबेट जो है वो आइसोथर्मल के मुकाबले थोड़ा सा मोर स्टीपर होगा वो ग्राफ, तो ये एडिएबेट वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 139 है टू स्फीयर्स ऑफ द सेम डायमीटर, one of mass 4 kg and another of mass 1 kg are dropped at the same time from the top of the tower. When they are 1 meter above the ground, the two spheres have the same kinetic energy, momentum या potential energy। kinetic, momentum और potential तीनों mass dependent है। तो चूंकि दोनों masses का, तो दोनों bodies का mass different है, तो ये तीनों quantities उनके लिए different होगी। जो quantity same रह सकती है वो acceleration, फ्री फॉल मोशन, जी की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, तो एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट रह सकता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट था। 140 है इफ अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ कैनन एक्सप्लोड्स इन द मिड एयर इट्स टोटल मोमेंटम इंक्रीजेज, मोमेंटम डिक्रीज। याद रखिए जो शेल का एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोड होना, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रोसेस है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता बल्कि टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, क्योंकि जब भी एक्सप्लोजन होती है तो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बिखरते हैं, मूव करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। 141 है व्हेन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिकम्स n टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है मोमेंटम के साथ वो है p² डिवाइडेड बाई 2m। तो अगर आप इनको n टाइम्स, p को n टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये जो एनर्जी है ये n के स्क्वायर गुना, अगर आप इसको 2 करते हैं, मोमेंटम को डबल करते हो, ये कितना 4 गुना ज्यादा होता है। अगर आप मोमेंटम को 2 करेंगे तो ये कितना इंक्रीज होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा। तो ये मतलब ये होगा अगर आप इसको n करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। तो n टाइम्स, n स्क्वायर टाइम्स आपके पास इंक्रीज इसमें आएगा, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। 142 है अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज यू। एक स्प्रिंग है जिसको अगर आपने 2 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू है। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर, अगर आप स्प्रिंग को और स्ट्रेच करें, इसकी लेंथ को 5 गुना और बढ़ाए, 2 से 10 तक मतलब 5 गुना आपने बढ़ाया है, तो 5 टाइम्स आपने x में या डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज द एक्सटेंशन आपने किया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द पोटेंशियल एनर्जी। याद रखिए स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है या वर्डन जो है वो बराबर है हाफ kx स्क्वायर के बराबर। इसका x के साथ x स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर ये 5 गुना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 5, तो 5 5 25, तो इसमें कितना इंक्रीज आएगा, 25 टाइम्स आपके पास इंक्रीज आएगा। इसको 5 गुना बढ़ाने से
u में कितना, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना 25 u बनता है, तो 25 टाइम्स इसमें इंक्रीज आएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 143 है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिक्रीजेस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 3 days, देन इन 9 days इट्स एक्टिविटी विल रिड्यूस टू। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी की बात हो गई, एक्टिविटी की बात हो रही है। हमें पता है कि रिलेशन जो हमारे पास है, रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू n0 1/2 होल पावर n। n is the remaining number of atom, n0 the initial value, and small n the number of half life represent करता है। और small n को मैं लिख सकता हूँ किस तरह, 1/2 होल पावर गिवन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम फॉर हाफ लाइफ। ठीक है, ये इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास गिवन टाइम क्या हो, 3 मिनट्स का हो। अगर गिवन टाइम आपके पास कितना गिवन है, ये अगर 3 days का है, तो मैं इसको अगर 3 days लिखता हूं, कितना लिखता हूं, गिवन टाइम 3 days का हो, तो n में कितना डिक्रीज आता है, 3 टाइम्स आता है, ये n0/3 बन जाएगा आपके पास। इनिशियल वैल्यू से n0/3 बन जाएगा जब आपके पास कितना टाइम गुजर जाए, 3 दिन गुजर जाए। ठीक है, तो मैं इसको अगर काट दूं तो 1/3 इज इक्वल टू 1/2 3t डिवाइड बाय हाफ आ जाएगा। तो पहले कहते हैं अगर जब 3 दिन गुजरते हैं तो सैंपल में कितना रिड्यूस आता है, 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर टाइम 9 दिन का गुजर जाए, तो अगर 9 दिन का टाइम गुजरेगा तो इसका मैं क्यूब लूंगा, इसको 3 टाइम्स इंक्रीज करूंगा। तो अगर इसको आप 9 बनाते हैं, 9 बनाते तो 3 से 9 आप अगर बनाते हैं तो ये भी, इसका भी आप पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे। आपने इसको 3 टाइम्स बढ़ाया तो इधर भी पावर आप क्या लेंगे, 1/3 होल पावर 3 लेंगे। तो आपके पास अगर 3 दिन में रिडक्शन 1/3 टाइम्स थी, तो 9 days में रिडक्शन क्या हो जाएगी, इसका पावर, इसका क्यूब ले ले तो 1 का क्यूब बनाएगा और 3 का क्यूब 27 आता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 9 दिन गुजरने के बाद सैंपल कितना डिक्रीज कर जाएगा, 1/27 टाइम। 3 days में 1/3 है, तो 9 days में कितना हो जाएगा, 1/27 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, 144 है 10 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे के सारे, अगर सेम रेजिस्टेंस सारे के सारे लगे हुए हैं, तो सिंपल सा फार्मूला है, फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट will be equal to R divided by N। कितने 20 ओहम के तमाम रेजिस्टर थे और कितने रेजिस्टेंस थे, 10 रेजिस्टर्स थे, हर एक की रेजिस्टेंस कितनी थी, 20 ओहम की थी, तो 20/10 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ओहम। 145 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है K/R, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और उससे फासले पे करता है, ये टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ऑप्शन बी करेक्ट है। 146 है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज को हम लिख सकते हैं 1/λ r h रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब भी आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे तो आप n की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो अगर आप 1/∞ की बात करिए, पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइमन के लिए p की वैल्यू हमेशा के लिए 1 के बराबर है। तो अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दे तो 1/λ इज इक्वल टू RH 1/1 - 0 आ जाएगा, क्योंकि 1/∞ बिकम 0। तो आपके पास आएगा 1/λ इज इक्वल टू RH, और अगर आपने λ मालूम करना है तो इसको उलट दे तो 1/RH बन जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर ये आपके पास लाइमन की जगह बाल्मर सीरीज होता तो सिर्फ आप p की जगह 2 लिखते हैं, तो फिर आपके पास 4/RH होता। ठीक है, इस तरह अगर तो शॉर्टेस्ट के लिए बात करते हैं। अगर लॉन्गेस्ट होता तो फिर आप p अगर 1 है तो n को आपने 2 लेना है लॉन्गेस्ट के लिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट के लिए n इन्फिनिटी के बराबर, लॉन्गेस्ट के लिए अगर p 1 है तो n 2 के बराबर लेंगे। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए। अगर आपने बात करनी है बाल्मर सीरीज के लिए तो बाल्मर सीरीज के लिए p 2 होता है तो n आपने 3 रखना है। ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए। तो ये शॉर्टेस्ट की बात थी, तो शॉर्टेस्ट में n आप इन्फिनिटी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 147 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिट्रॉन्स आर इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स ड्यूरिंग द बीटा डीके। बीटा नेगेटिव के दौरान इलेक्ट्रॉन और बीटा पॉजिटिव के दौरान पॉजिट्रॉन इमिट होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, 148 है न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन। न्यूक्लियर फोर्स याद रखिए ये शॉर्ट रेंज फोर्स है,
स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान में भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट है। 149 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड मोमेंटम 4 न्यूटन सेकेंड विल बी। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ सिंपल जो रिलेशन है वो गिवन है p² डिवाइड बाई 2m। तो अगर आपके पास मोमेंटम 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और मास 4 है तो 16/8, जिससे 2 जूल आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। 150 है, अ पर्सन होल्ड्स अ बकेट ऑफ वेट 20 न्यूटन, ही वॉक्स 10 मीटर along a horizontal and climbs a vertical distance of 5 मीटर। द वर्क डन, एक बंदा है जो यहाँ से स्टार्ट लेता है, पहले वो हॉरिजॉन्टल जाता है, बुकेट को हॉरिजॉन्टल ले, तो बुकेट जब हॉरिजॉन्टल लेके जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वाइज डायरेक्शन में कवर कर रहा है, जबकि वेट बुकेट का डाउनवर्ड है, एंगल क्या बनता है 90। तो हॉरिजॉन्टल जाते हुए कोई वर्डन नहीं करता, लेकिन जब वो वर्टिकल मोशन करेगा तो या वर्टिकली वो कितना फासला 5 मीटर का, तो वर्टिकली वर्डन जो होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, और वो आप लिखते हैं mg h के बराबर। mg आपके पास जो वेट गिवन था वो 20 न्यूटन का गिवन था, और अलॉन्ग द वर्टिकल वो 5 मीटर गया है, तो टोटल वर्डन कितना हो जाएगा 100 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। 151 है, अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी mu has a momentum associated with it if c is the velocity of the light, this momentum is। अच्छा, हमें पता है कि एनर्जी बराबर है mc² के, एनर्जी मास इक्विवेलेंट c इक्वल टू mc² है। इसमें मैं mc² को mc इंटू सी लिख सकता हूँ। mc से मुराद मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम है, और c स्पीड ऑफ लाइट है। अगर यहाँ से मैं p की वैल्यू लिखूंगा तो ये बन जाएगा e/c। e आपके पास बराबर है h इंटू एफ, फ्रिक्वेंसी f, यहाँ पे v की जगह म्यू लिखा गया, f की जगह म्यू लिखा गया है, डिवाइड बाई c। तो hf/c या hμ/c मोमेंटम के लिए रिलेशन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 152 है, रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट, रेक्टिफायर आर यूज्ड to convert the AC into DC, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर डी है। 153 है, if a charge is free to move in an electric field then the acceleration produced in it will be। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इट मीन्स इसमें नेट फोर्स लग रहा है। अब आपके पास ये चार्ज है, ठीक है, इस पे दो फोर्स लग रही, एक आपके पास F इज इक्वल टू QE है, और चूंकि ये अगर इलेक्ट्रॉन है इसका मास भी है तो F इज इक्वल टू ma वाला फोर्स भी है। अगर ये दोनों इक्वेट हो जाए तो ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव जाएगा, अगर पॉजिटिव है टुवर्ड्स द नेगेटिव जाएगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये मोशन करेगा इस फील्ड के अंदर, लेकिन ये तब कर सकता है अगर आपके पास ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या हो जाए, इक्वेट हो जाए, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू ma और F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक F इज इक्वल टू QE के बराबर है। सो A विल बी इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय m। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज, हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है G वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर है। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट लेते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट आपके पास बराबर होगा हमेशा के लिए 1 के बराबर। जिस तरह टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट 1 के बराबर वो भी रेसिप्रोकल है, इस तरह ये भी रेसिप्रोकल है, एक के इंक्रीज से दूसरा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 155, अ 60 वाट लैम्प कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू इट इन 1 आवर विल बी। चार्ज फ्लो, चार्ज की बात हो रही है, तो चार्ज हम कहते हैं कि करंट किसके बराबर है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम के बराबर है। सो I इज इक्वल टू Q बाई T, या Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। अब करंट कितना है, करंट 0.5 एम्पेयर का है, और टाइम कितना लगा है 1 आवर का, 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स हो जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, तो 0 0 कैंसिल, 5 0, तो ये 1800 कूलम आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतना चार्ज पास होगा 1 घंटे में अगर 0.5 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो 155 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 156 है, इफ लिम्डा या वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स,
फॉर अ वेव देन इट्स वेलोसिटी विल बी, एक वेव है जिसका आपको वेवलेंथ भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है, तो वेव की स्पीड हमें पता है कि वेव स्पीड यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा, या v इज इक्वल टू लेमडा। फ्रीक्वेंसी को हम 1 ओवर टाइम पीरियड या रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर ले सकते हैं, तो इस इक्वेशन को मैं लेमडा बाई टी लिख सकता हूं। हमें इन दोनों की वैल्यू गिवन है, वेवलेंथ गिवन है 1 सेंटीमीटर की, जबकि टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.02 सेकेंड्स की। तो अगर पॉइंट हटाऊंगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जिससे 50, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 157 है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ पीरियड ऑफ 6 सेकेंड्स एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर, इट्स मैक्सिमम स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो मीन पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, जिसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू एक्सएम सिंपली, या यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड का जिक्र है तो फ्रीक्वेंसी को आप टाइम पीरियड की टर्म में लिखे तो आपके पास ये हो जाएगा। अब आपसे स्पीड पूछी गई है तो आप वैल्यूज पुट करिए, 2 पाई अपनी जगह 2 पाई हो जाएगा। टाइम पीरियड आपके पास कितना गिवन है, वो गिवन है 6 सेकेंड्स, और एम्पलीट्यूड कितना गिवन है 3 सेंटीमीटर। क्योंकि आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो आप इसको कन्वर्ट ना कर सेंटीमीटर में ही रहने दें। 3 2 ज़ा 6 और 2 आपस में कैंसिल, तो आपके पास पाई रह गया, तो पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है, दैट इज द स्पीड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, उस बॉडी के ऑसिलेटर की। तो 158 की अगर हम बात करें, when torque acting upon a system is 0 which of the following will be conserved या constant। हमें पता है कि जब टार्क किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो टाइम के साथ साथ उसके एंगुलर मोमेंटम में चेंज आता है। टार्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ ये रिलेशन आपको याद होगा। जब टार्क आपके पास 0 होगा इट मीन सिस्टम आइसोलेटेड है। अगर एक्सटर्नल टार्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास क्या रहेगा, 0 टार्क पे एंगुलर मोमेंटम में चेंज आपके पास 0 हो जाएगा, जबकि एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। चेंज 0 लेकिन टोटल आपके पास कांस्टेंट। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। 159 है, इन केस ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग द टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन इज इन द फॉर्म ऑफ। हमें पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में आइडियल सिस्टम हम कंसिडर करते हैं और उसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा हमारे पास कांस्टेंट होती है। हाँ, काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है, लेकिन टोटल अमाउंट विल रिमेन कांस्टेंट। एक्सट्रीम पे चूंकि बॉडी रेस्ट में आती है तो काइनेटिक का पार्ट यहाँ पे 0 होता है, तो टोटल एनर्जी सिर्फ पोटेंशियल की फॉर्म में होगी। अगर मीन पे बात की जाए तो फिर टोटल एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में आपके पास होगी, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, एक्सट्रीम पे पूछी गई है। 160 है, विच रिलेशन होल्ड ट्रू फॉर मोमेंटम कंजर्वेशन इफ द मास इज डबल। अगर मोमेंटम कंजर्व है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपने लिखा है p²/2m। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में इनवर्स रिलेशन बनता है, द रिलेशन इज इनवर्स। तो अगर आप मास को डबल करेंगे तो मास के डबल करने से काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी और ये रिडक्शन जो है वो हाफ होगी। काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस टू हाफ वैल्यू, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। 161 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब बाय डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू x0 cos 3t हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास गिवन है, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, x आपके पास x0 cos 3t गिवन है। मेन जो इक्वेशन है जनरल वो x इज इक्वल टू x0 cos ओमेगा t है। अगर आप दोनों को आपस में कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो ओमेगा t आपके पास आ जाएगा 3t के बराबर, ओमेगा 2 पाई f के बराबर है। t आपस में कैंसिल, या f इज इक्वल टू 3/2f हो जाएगा हर्ट्स। So the correct option here is option number C. 162 है, if the kinetic energy of the free electron doubles, its de Broglie wavelength changes by the factor. de Broglie wavelength का relation lambda is equal to h over p है, और मोमेंटम को हम अगर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते तो हो जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपके पास है, मतलब यहाँ पे वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी के साथ स्क्वायर रूट की फॉर्म में इनवर्स रिलेशन है अगर मास आपके पास क्या वो कांस्टेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आप
काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दे, काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से इसको 2 टाइम्स बढ़ाने से ये 2 हो जाएगा। तो मतलब इसको डबल करने से, काइनेटिक एनर्जी को डबल करने से हमारे पास जो वेवलेंथ है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में डिक्रीज हो जाएगा। तो लिम्डा प्राइम हो जाएगा लिम्डा डिवाइड बाय अंडर द रूट 2। तो 1 और अंडर द रूट 2 का आपके पास जो है वो चेंज आएगा। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इन द गिवन रिएक्शन X is converted into the Y is converted into the K। आपके पास एटॉमिक मास नंबर गिवन है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन आपके पास गिवन है जिसमें एटॉमिक और मास नंबर्स में चेंज आ रहा है डीके के दौरान। ठीक है, कौन कौन सा डीके यहाँ पे हो रहा है तो इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो डीके हुआ है उसमें आपके पास X जो है, जो पेरेंट न्यूक्लियस कहलाता है, उससे जो डॉटर न्यूक्लियाई बना है उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज है, मास नंबर चेंज नहीं हुआ। तो ये कौन सा, ये बीटा डीके होगा। बीटा डीके का एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में चेंज नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डीके होगा, दैट इज द बीटा डीके। फिर दूसरा केस जो है उसमें कहते हैं कि जो Y है Z+1 जो है ये कन्वर्ट हुआ है किस में, K में, और इसमें Z की वैल्यू क्या रह गई है, Z-1 और K की वैल्यू जो है, A की वैल्यू है वो A-4। याद रखिए जब भी आपके पास अल्फा एमिशन होगा तो मास नंबर में 4 का डिक्रीज आएगा और एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज आएगा। जब इसमें 2 का डिक्रीज आएगा तो +1 और -2 से -1 आता है। तो आपके पास देखिए ये एटॉमिक नंबर 1 टाइम डिक्रीज हुआ, असल में 2 टाइम हुआ है लेकिन +1 ये है तो Z-1 बन जाएगा, और मास नंबर 4 टाइम्स तो ये अल्फा डीके होगा। ठीक है, और लास्ट वन में ये कहते हैं कि K जो है, K की यही वैल्यू आपके पास बरकरार रहती है नेक्स्ट में। तो जब ऐसा डीके कि जिसके दौरान आपके पास न एटॉमिक नंबर में चेंज न मास में, तो ये गामा डीके होगा। तो आपके पास जो सीक्वेंस बनेगा, पहले बीटा डीके हुआ है, उसके बाद आपके पास अल्फा डीके और उसके बाद गामा डीके। ठीक है, तो 3 तरह के डीके हुए, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 164 है, इफ द पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी देन द रेडियस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सर्कल इज। यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल रेडियस है v = v का r के साथ बेटा डायरेक्ट रिलेशन बनता है। अगर आप इसका मेन रिलेशन स्टडी करें सो v और r का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर स्पीड में इंक्रीज आता है तो सर्कल का रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 165 है, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स एनर्जी इन द n = 2 एनर्जी स्टेट इज। आयोनाइजेशन एनर्जी जो आपके पास गिवन है वो है En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये E0 की वैल्यू है, रिलेशन ये है -E0 डिवाइड बाय n²। E0 हमारे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब अगर दूसरे सेकंड सेट की बात हो रही तो हम n की जगह 2 पुट करेंगे, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 अगर यहाँ पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो 13.6 को अगर आप 4 से डिवाइड करें हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। 166 है, अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस विल डिके इन। सिंपल सा कंसेप्ट है, 3/4 जो होगा वो 2 हाफ लाइफ इसको गुजरेंगे। ठीक है, आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या है, n = n0 है। फर्स्ट हाफ लाइफ जब गुजरेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, n की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी हाफ तक। ठीक है, अगर आप कहते हैं आपके पास वो n/2 डिके हो जाएगा, n/2 रह जाएगा रिमेनिंग। जब सेकंड हाफ लाइफ गुजरेगा तो इस वैल्यू का हाफ क्या हो जाएगा, n = n0/4। n0/4 रह गया और 3n0/4 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। तो 2 हाफ लाइफ गुजरे हैं, पहला हाफ लाइफ 400 का था तो दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, 800 का। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, 8 मंथ्स गुजर गए। 167 है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एलिमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, नन ऑफ दीज। हाफ लाइफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, इनमें से किसी फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, नन ऑफ दीज। 168 है, द इनहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन प्रूव्स दैट मास इज कंजर्व्ड।
मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। इनहिलेशन ऑफ मैटर एंड पेयर प्रोडक्शन दो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से हम आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्विवेलेंस की बात करते हैं, उसको रिलेट करते हैं, इज इक्वल टू mc², n को प्रूफ करते हैं कि एनर्जी मास में या मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है। 169 है पॉजिट्रॉन आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग। जब भी पेयर प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर होता है तो उसमें जब कोई फोटॉन किसी न्यूक्लियस का इंटरेक्ट करता है तो फोटॉन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। 170 है इफ द करंट सप्लाई टू द वेरिएबल रेजिस्टर इज कांस्टेंट द ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ में हम कहते हैं कि V इक्वल टू IR के बराबर होता है। अगर यहाँ पे V इक्वल टू IR, अगर यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम है जिस तरह हम सीरीज सर्किट में पढ़ते हैं तो V का R के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप ग्राफ ड्रा करेंगे सो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, डायरेक्ट रिलेशन में ग्राफ स्ट्रेट, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 171 है 3 रेजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस 2, 3 and 4 ओहम इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम बैटरी and turn on the power dissipated will be maximum in case of। किस केस में आपके पास पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगी, तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला है P इक्वल टू V² डिवाइडेड बाय R। सेम वोल्टेज का तीनों कनेक्टेड है तो वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तो सेम वोल्टेज के लिए रिलेशन P इक्वल टू V² और R बनता है। यहाँ पे P और R का बस में रिलेशन क्या है, इनवर्स है। जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस मिनिमम हो उसमें पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, ठीक है। सो P और R का बस में इनवर्स रिलेशन है, तो R 2 ओहम का सबसे कम है तो पावर डिसिपेशन इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, ए ऑप्शन करेक्ट है। 172 है विच अमंग द फॉलोइंग फोटॉन इज मोस्ट एनर्जेटिक। अच्छा, फोटॉन के केस में एनर्जी का फार्मूला है E इक्वल टू hc/λ। तो आपके पास डिफरेंट कलर के फोटॉन है, रेड, वायलेट, ग्रीन, E इक्वल टू hc/λ है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ है सबसे शॉर्टेस्ट है, तो जितना वेवलेंथ कम होगा एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपसे पूछा गया है कि किसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, तो चूंकि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। 173 है व्हाट हैपेंस टू द वेवलेंथ ऑफ फोटॉन आफ्टर इट कोलाइड्स विद एन इलेक्ट्रॉन। जिस तरह कॉम्पटन इफेक्ट में आप देखते हैं फोटॉन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो जब भी फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो फोटॉन की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। और आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। एनर्जी में डिक्रीज की वजह से वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए। 174 है a spring mass system is oscillating with a frequency of 10 Hz by increasing the mass 4 times the frequency of the system। हमें पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी है उसका मास के साथ इनवर्स रिलेशन है, ये रिलेशन बनता है। अगर आप मास को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर आप मास 4 गुना बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास थी 10 हर्ट्ज की, तो अगर हाफ हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 5 हर्ट्ज, तो बिकम्स हाफ। इसके 4 गुना बढ़ने से फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बिकम्स हाफ। 175 है रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, जिसको आपने मोमेंट ऑफ फोर्स कहा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। और लास्ट है 176 two bodies having mass ratio 3:2 the ratio of their potential energy at the same height। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन है वो P इज इक्वल टू mgh है। सेम हाइट और सेम g की वैल्यू के लिए आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का डिपेंडेंस जो है वो मास पे है, m1:m2 रिलेशन बन जाएगा। तो अगर आपके पास, और ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है, कौन सा बनता है, डायरेक्ट। तो अगर आपके पास मास इसका रेशो गिवन है 3:2, तो पोटेंशियल एनर्जी का रेशो भी क्या बन जाएगा, 3:2, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो ये बेटा उस सैचुरेटेस का जो सीरीज़ था वो अख्ताम को पहुंचा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जितनी भी डिस्कशन हमने इस सैचुरेटेस में फिजिक्स के हवाले से की है वो इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए सब स्टूडेंट्स को गुड लक, अल्लाह करे कि आप कामयाब हो और आपको इन डिस्कशन से हेल्प मिल जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।